16 में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संपोषित प्रबंधन। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम उनका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रबंधन करना कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हम उनका उपयोग कर सकें, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। संपोषित मतलब उनका बराबर हम पोषण भी करते रहे। जिन प्राकृतिक चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका पोषण भी तो करना होगा ताकि उन्हें हानि ना पहुंचे और वो हमारे लिए बार बार काम में आते रहे। तो इस प्रकार के प्रबंधन से संपदा का उपयोग केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उठा सकेंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? ये चिपको आंदोलन पहले बता देता हूं कि जब वृक्ष काटे जा रहे होते हैं तो कुछ प्रकृति प्रेमी लोग जो होते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ऐसा ही एक आंदोलन चलाया गया। पेड़ जब कट रहे थे तो लोग उनसे जाकर घेरा बनाकर चिपक जाते थे पेड़ के चारों तरफ ताकि पेड़ ना काटे। तो इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। उद्योगों को वन संपदा सामान्यतः बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उससे वंचित रखा जाता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, जंगलों से या बागों को खरीद लेते हैं, है ना, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी लोकल लोग जो होते हैं फिर वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते। तो चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों में अलग करने की नीति का ही एक परिणाम है। इसीलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया कि हम इन वृक्षों को कटने नहीं देंगे। तो स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने का ही परिणाम था कि ये आंदोलन आया। ये आंदोलन हिमालय के ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव की घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में शुरू हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के पास के वृक्ष काटने का अधिकार ठेकेदार को दे दिया जाता था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर या चिपककर ठेकेदार के आदमी को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद किया। तो ये जो मुहिम या आंदोलन शुरू हुआ इसको हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है। अंतर्निहित माने उसी के अंदर से प्रदर्शित होना। जैसे मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं तो लोगों की भलाई उसमें है या नहीं है, अंतर्निहित होना। इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। यदि ऐसा ना होता तो लकड़ी के ठेकेदार उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा देते और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों की कुछ शाखाएं एवं पत्तियां ही काटता है। तो आसपास के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना चूल्हा जलाने के लिए जो सूखी हुई लकड़ियां हैं जो नीचे गिरी होती हैं, जो पत्ते होते हैं उन्हें उठाकर ले आते हैं। या जो उनके मवेशी होते हैं, जो उनके जानवर होते हैं, गाय भैंस, वो उन्हें जंगलों में भेज देते हैं घास चर के, सूखी पत्ती खा के, या कोई टहनियाँ टूट जाती है उन्हें खाकर वापस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, वृक्ष को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार क्या हुआ, तो जड़ से ही वृक्ष काटते थे और लकड़ियों को चीर कर उनसे इमारतों के लिए फर्नीचर वगैरह बनाते थे। तो पेड़ कट जाते तो फिर उनका जीवन तो खराब हो जाता, उनके तो पूरा जीवन उस पर टिका हुआ था। तो समय के साथ साथ उनका पूर्ण जो वो लोग करते भी थे, पेड़ भी नए नए वो लगाते थे। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया। जनसंचार ने भी
इसके प्रसार में योगदान दिया, जिससे सरकार ये सोचने पर मजबूर हो गई, बल्कि उन लोगों ने उन्हें विवश कर दिया कि अब हम ये जंगल जो है ठेकेदारों को देंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था एक, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब आता है वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी और उसका एक उदाहरण। वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की क्या भागीदारी, आम लोगों की क्या भागीदारी है। सन 1972 में पश्चिम बंगाल का वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूरा करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। भाई बंगाल में साल के वृक्ष थे, पेड़ होता है एक साल का, साल सागौन की लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं, तो वो जंगल कभी नष्ट हो गए। अब वहाँ गवर्नमेंट ने चाहा कि इन्हें उगाया जाए, तो लेकिन जो अधिकारी वहाँ लगाए गए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच की दूरी बढ़ गई। तो जहाँ पुलिस इकट्ठी हो गई और अधिकारी आ गए, तो जो सामान्य लोग थे वो उसमें अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाए, वो जहाँ डर गए वो पुलिस से, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़प होने लगी। इन झगड़ों से झड़प या झगड़ा एक ही बात है, झगड़ा होने लगा उनके बीच में। तो इन झगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन और भी बढ़ा दिए। नक्सली आंदोलन नहीं है, नक्सली एक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों को पसंद नहीं कर रहे हैं और उनका विद्रोह करने के लिए वो अहिंसा को छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे लोगों को नक्सली, जैसे कश्मीर में लोग कश्मीर को अलग करना चाहते हैं भारत से, तो वहाँ के लोग बंदूक उठा लेते हैं, गोली चलाते हैं, मारते हैं लोग। तो इसी प्रकार बंगाल में, झारखंड में, बिहार में और इनमें कुछ ऐसे नक्सली लोग हैं, वो चीज़ें। तो बच्चों, अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग ने एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल कर लिया और उनके सहयोग से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वृक्ष जो थे, साल के वन के 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, साथ ही उन्हें यहाँ की उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से 1983 तक 1983 तक आराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ रुपए आंका गया। तो स्थानीय लोगों को शामिल करना जरूरी है, उनको भी तो लाभ होना चाहिए, उनके क्षेत्र में कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर कोई एक कंपनी लगाई जाए, फैक्ट्री लगाई जाए, तो आज भी लिया आप बिहार से, यहाँ के लोगों को क्या फायदा हो, यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन दी, फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन होगा वो यहाँ के लोग सहेंगे और जो कमाई है वो कोई और लेके जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। फिर झगड़े ही होंगे इसी तरीके से, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब यही कोई कंपनी लगाई जाए, यहीं के लोगों को लगाया जाए, तो यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, उनके जो पारिवारिक लोग हैं, वो उस कंपनी को अपना सब कुछ मानेंगे कि भाई इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हम इसे नुकसान ना पहुंचाएं, इसके रास्ते में कोई अड़चन ना हो। अब आता है टॉपिक सभी के लिए जल। अगला टॉपिक है हमारा जल, क्योंकि एक बहुत ही आवश्यक चीज है हमारे लिए, ये सबको मिलना, इसका सबका इस पर अधिकार है, सभी के लिए जल। तो सभी जीवों की मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता जल ही है बच्चों, आप जानते हैं, ठीक है। तो एक संसाधन के रूप में जल के महत्व तथा जल के चक्र के बारे में हम कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आदमी ने जल स्रोतों को प्रदूषित करने के साथ ही अपने क्रियाकलापों और दखल से अनेक क्षेत्रों में जो जल की उपलब्धता है उसको प्रभावित किया है। जल बहुत सी जगह आप समाप्त हो चुका है, धरती में भी बहुत गहराई तक जल नहीं है।
उसका दोहन इतने बेकार तरीके से किया है कि आज कुछ लोगों की जो गलतियां थी उसका परिणाम बहुत सारी आबादी जो है वो झेल रही है। ठीक है, एटलस की सहायता से भारत में वर्षा के पैटर्न का अध्ययन। एटलस क्या होता है बच्चों? एटलस वो होता है नक्शा। नक्शा जो होता है तो आप जानते हैं, और बहुत सारे नक्शों का जो समूह होता है उसे एटलस कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत से नक्शे देखे होंगे, भारत के, संसार का नक्शा, ये सब। तो भारत में वर्षा ऋतु का जो आगमन है, भारत में वर्षा ऋतु का आगमन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण सिरे पर जून के प्रथम सप्ताह में मानसून से होता है। हमारे वर्षा कैसे होती है? जो समुद्र है हमारे तीन तरफ आप जानते हैं, तो वहाँ से जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और बादल बनता है ऊपर जाकर, और वो बादल फिर उत्तर की तरफ आने लगते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर आने लगते हैं। तो ये क्रिया जून में आरंभ हो जाती है। कब आरंभ होती है? जून के प्रथम सप्ताह में। प्रथम सप्ताह में। और यहाँ तक हमारे क्षेत्र तक, उत्तर प्रदेश तक लगभग जो है ये जुलाई तक आ जाती है लगभग। हाँ जी। जुलाई में हमारी बारिश होती है, जून में अंत में कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन प्राय जुलाई और अगस्त ही हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के महीने हैं। तो ये जो मानसून है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से जो है आता है। अरब सागर शाखा 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा तेजी से बढ़ती हुई जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। पर्वत श्रृंखलाएं इन मानसूनी हवाओं को पश्चिम की ओर, गंगा के मैदानी भागों की ओर मोड़ देती है जहां हम रहते हैं। ठीक है ना? जी। और अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी गंगा के मैदान उत्तर पश्चिम भाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। मानसून दिल्ली में जून के अंत में, मैंने बोला ना ये तो जून के अंत में कहाँ बारिश होती है, नहीं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के मध्य तक आ ही जाता है। ज़्यादा लेट हो जाता है तो जुलाई के मध्य तक आता है। मानसून के वापस लौटने की शुरुआत सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में उत्तर पूर्वी राज्यों से होती है। मध्य अक्टूबर तक यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्सों से लौट आता है। मानसून लौटता भी है ना फिर पर्वत श्रृंखलाओं से टकरा कर, और वो पूर्वी क्षेत्र से होता हुआ वापस चला जाता है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी आधे भाग से मानसून बहुत तेजी से लौटता है। दिसंबर के आरंभ तक पूरे देश से मानसून प्राय वापस लौट आता है। दिसंबर के बाद फिर बारिश नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने भारत के विभिन्न भागों में वर्षा का किस प्रकार से है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद आता है बांध। ये बांध क्या होते हैं बच्चों? बांध होता है, नदियों में आप जानते हैं बहुत सारा पानी आता है, उस पानी को एक विशेष स्थान पर हम इकट्ठा कर लेते हैं। वर्षा के जल को भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो प्राय पानी जो बर्फ के रूप में बदल जाता है, आप जानते हैं, फिर बर्फ गर्मी में पिघलती है तो पानी आता है इकट्ठा। तो उस पानी को हम एक क्षेत्र में इकट्ठा कर लेते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बांध। जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को इकट्ठा करके हम उसे बहुत सारे उपयोग में ला सकते हैं। उससे हम बिजली बना सकते हैं, है ना? समय आने पर जब सूखा पड़ता है तो उसे नहरों से हम किसानों तक पानी को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बांधों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद आता है जल संरक्षण, जल संग्रहण। तो ये भी कुछ उसी से ही संबंधित है। जल संग्रहण, जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल का संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। जल को संग्रहित करना भी जरूरी है, इसीलिए जगह जगह गड्ढे बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं ताकि पानी नीचे जाए और संग्रहित इकट्ठा हो सके। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना ही इसका मतलब, ताकि संतुलित बना रहे जल की मात्रा मिट्टी में। तो इसलिए जल संग्रहण बहुत जरूरी है। ये एक पुरानी हमारी अपनी संकल्पना है जिससे भूमि का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे ना जाए और हमारे लिए कोई परेशानी ना हो। इसके बाद कोयला और पेट्रोलियम, ये भी बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि ऊर्जा के एक बड़े स्रोत हैं। भारत के एक बड़े हिस्से में इन्हीं से जो है ऊर्जा ली जाती है। तो मैंने कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ ये आपको शुरू में ही बता दिया था।
अब आप बस इसमें ये पढ़ लें कि ये जो कोयला है पेट्रोलियम है, इसके मुख्य जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से प्रदेशों में सर हमें। बिहार में भी है ना? हाँ, बिहार में, तो बिहार तो मुख्य हाँ। एक जगह है जहाँ से कोयला जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ जीवाश्म से बने कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है ना, जी। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि जीवों के अंशों से बने। ठीक है, इसके बाद यूरो मानक दिया हुआ है। अपने वाहनों से निकलने वाली गैसों के यूरो 1 और यूरो 2 मानक के विषय में आपने सुना होगा। यूरो 1 में ईंधन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का जो लेवल है वो 2.75 ग्राम प्रति किलोमीटर, और यूरो 2 में ये 2.20 ग्राम प्रति किलोमीटर है। इसके फलस्वरूप प्रदूषण स्तर में काफ़ी कमी आई है। जैसे हम लोग प्रदूषण की जांच कराते हैं। सर यूरो यूरो एक वर्ड है पूरे इसके लिए कि प्रदूषण के मानक को बनाने के लिए। ठीक है, जी। अब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्य अवलोकन, तो हमने देखा और इस पाठ में पढ़ा कि अगर हम प्रबंधन करेंगे तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर और आने वाली पीढ़ियों तक उपयोग करते रहेंगे। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब इसके हम प्रश्न आपको कराएंगे आज की क्लास में।